हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो बात खत्म करी थी वो थी भाई विलोपन अभिक्रियाओं की। और विलोपन अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था भाई E2 विलोपन हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और E2 का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2। E2 विलोपन, है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं। और E2 विलोपन में इसका मतलब E का मतलब तो है एलिमिनेशन यानी कि विलोपन से है, और 2 का मतलब यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है, ठीक है। तो E2 विलोपन का मतलब द्वितीय कोटि की सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, विलोपन इसमें होगा। और इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे थे। विलोपन का पहला एग्जाम्पल अपने पास कौन सा हो गया भाई, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो भाई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो अपन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण, जनीकरण, जनीकरण, ठीक है। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, अरे क्या कर रहा हूं मैं, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, है ना, ये अपनी रिएक्शन का नाम था, ठीक है। अब भाई इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, तो रिएजेंट जो अपना होता है ना, रिएजेंट होता है भाई एल्कोहलिक KOH, है ना, एल्कोहलिक KOH, अल्कोहल में डूबा हुआ KOH, है ना। या इसकी जगह आप काम में ले सकते हो NaNH2, साथ में हीट तो काम में लेना ही पड़ेगी RONA, और ROH ये भी काम में ले सकते हो। इसकी जगह आपको C2H5ONA और C2H5OH ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह है ओवरऑल ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको ये तो रिएजेंट काम में लेने हैं। सबस्ट्रेट क्या काम में लेंगे भाई साहब, तो सबस्ट्रेट हम काम में लेंगे, सबस्ट्रेट हमारा होगा एल्काइल हैलाइड। क्या होगा भैया, एल्काइल हैलाइड, दिस विल बी ओवर सबस्ट्रेट, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा। तो एल्काइल हैलाइड को अगर इनमें से किसी एक की उपस्थिति में आप ताता करोगे, ताता का मतलब गर्म करोगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा से HX का विलोपन हो जाएगा और क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। दो प्रकार की एल्कीन संभव है, एक तो सज्जफ एल्कीन, एक हॉफमान एल्कीन। सज्जफ एल्कीन कौन सी होती है भाई साहब, सज्जफ एल्कीन जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, वो सज्जफ एल्कीन। हॉफमान एल्कीन कौन सी होती है, तो हॉफमान एल्कीन होती है भैया जो कम स्टेबल है, जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन है, उसको हॉफमान एल्कीन हम बोलेंगे। यही एक कंसेप्ट अपने पास आया था रीजियो सिलेक्टिविटी, रीजियो चयनात्मकता का, या रीजियो चयनात्मक रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा समावेवी उत्पाद बन सके, उनको रीजियो चयनात्मक अभिक्रियाएं हम बोल सकते हैं। क्लियर बात, यहां तक की बात कर ली थी। कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, मैं एक एग्जाम्पल आपको और लिख के दे रहा हूं, 1-2 एग्जाम्पल, उनमें भी आपको यही काम करना है। सोच समझ के मेरे को आंसर देना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखना। अच्छा, यहां मेरे को एक चीज तुम बता दो, ठीक है, कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, विपक्ष विलोपन रिएक्शन होती है भाई, विपक्ष विलोपन, है ना। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है भाई, एल्कोहल पिया हुआ KOH, कहने का मतलब है एल्कोहल में डूबा हुआ KOH एलिमिनेशन का काम करता है। तुम्हें तो पता ही है, तुम तो होशियार हो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें रिएक्शन के बारे में पता होनी ही चाहिए, है ना। ये CH3 और ये H, भाई दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें हमें प्रोडक्ट बताना है। इसमें बात करते हैं प्रोडक्ट की। सबसे पहले भाई देखो, अल्फा और बीटा को चेक करो, ठीक है। ये वाला जो है वो क्या है अपने पास, अल्फा, है ना, और इसके बाजू में जस्ट बीटा, और अल्फा के बाजू में जस्ट बीटा, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये रिएक्शन जो है वो विपक्ष विलोपन प्रकार की होती है ना। तो ध्यान से देखना, यहां ब्रोमीन के विपक्ष में, इधर विपक्ष में अपोजिट साइड कौन है, CH3 है। तो CH3 थोड़ी ना निकलता है, हमें तो क्या निकालना होता है, HX निकालना होता है। तो ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन में CH3 है, तो Br के साथ CH3 नहीं निकलेगा भैया, यानी यहां इस वाले बीटा से विलोपन नहीं होगा। भले ही इस पर हाइड्रोजन है, नीचे वाले पर बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन वहां से विलोपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो समपक्ष में है, वो ब्रोमीन की तरफ ही है।
उधर से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन होना चाहिए था, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो निकलता है यहां से, तो यहां से तो निकलेगा नहीं। अब कहां से निकलेगा भाई, ऊपर वाले से निकलेगा। यहां पर भी तो दो हाइड्रोजन होंगे, दो में से एक ब्रोमीन की तरफ होगा, एक ब्रोमीन के अपोजिट होगा, कोई भी निकाल दो, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन यहां बराबर ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन पर आएगा, ऊपर वाले कार्बन पर आएगा, नीचे वाले की तरफ नहीं आएगा, यानी यहां पर प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बनेगा भाई, यहां ये H और ये CH3 एज इट इज रहेंगे। भले ही अगर यहां से नीचे की तरफ एल्कीन बनती, वो ज्यादा स्टेबल होती, उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते, लेकिन नीचे की तरफ एल्कीन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि भाई नीचे की तरफ का हाइड्रोजन ब्रोमीन के समपक्ष दिशा में है, विपक्ष दिशा में नहीं है, और ये रिएक्शन विपक्ष विलोपन प्रकार की होती है। यहां चेक करेंगे, देखना जरा कि ये अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। ध्यान से देखो जरा कि भाई ये ब्रोमीन और इसके अपोजिट है हाइड्रोजन, निकल सकता है। ऐसे ही यहां पर भी दो हाइड्रोजन होंगे, एक इसके अपोजिट होगा, एक ब्रोमीन की तरफ होगा, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां दो प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं। चेक करते हैं भाई दो प्रोडक्ट कौन से बने, बताओ ना दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, बताते क्यों नहीं। H, ठीक है, एक तो ये बन गया, ऊपर वाले से निकाल दिया हाइड्रोजन, एक नीचे वाले से भी निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि भाई नीचे वाले का जो हाइड्रोजन है ना, वो भी ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन में ये बनेगा। मेजर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, ये वाला जो है ना, ये मेजर होगा इस बार। क्यों भैया, अल्फा चेक कर लो, अल्फा 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 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास चेक करो, ये अल्फा और ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो विच विल, वो जो है वो अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। भाई ये सारी रिएक्शंस जितने भी एग्जाम्पल हमने करे, सारे एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है जिनमें सजफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें मुख्य उत्पाद के रूप में हॉफमान एल्कीन प्राप्त होती है। सजफ भी बनती है, हॉफमान भी बनती है, लेकिन ज्यादा जो है अमाउंट वो किसका बनता है, हॉफमान का बनता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, हॉफमान एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों, वो बात करते हैं। यानी अब हम वो रिएक्शंस देखने जा रहे हैं जिनमें हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बात, देखना ध्यान से, बहुत ही पूरे फोकस के साथ, अटेंशन के साथ क्लास बैठे भाई, है ना। और भाई इधर देख ले, देखो ना, देखते क्यों नहीं। हाँ भैया देखो, वे अभिक्रियाएं, हेडिंग है अपनी, वे अभिक्रियाएं जिनमें हॉफमान एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। ठीक है, देखो पहली इसमें रिएक्शन है, यदि बल की क्षार काम में लिया जाए, ठीक है, पहली रिएक्शन है कि अगर रिएक्शन में बल की क्षार काम में ले, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। भाई देखो जरा, ये केस है अपने पास कि एक तो यहां पर आपने काम में लिया, मान लो C2H5O- और C2H5OH, ठीक है, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन है, पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे भाई, अल्फा बीटा चेक करना है, तो ये वाला कार्बन जो है वो अपना अल्फा, अल्फा के बाजू में ये बीटा और ये भी बीटा, ठीक है। तो अल्फा से Br और बीटा से क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना। दो अलग अलग तरीके के बीटा कार्बन है, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक तो प्रोडक्ट बन गया भाई अपने पास CH3,
ये C और ये CH3 और ये CH और ये CH2। एक तो ये प्रोडक्ट बन गया, एक अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और ये CH3 और ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर कौन सा होगा? तो भाई मेजर होगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। कैसे? अल्फा अल्फा अल्फा, अरे ये क्या कर दिया, CH3 आएगा। 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास जो है वो कितना है, अल्फा, बेचारे के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना। ये वाला जो है वो क्या है, ये सज्जफ एल्कीन है, ये सज्जफ एल्कीन है। और ये वाली एल्कीन को क्या बोलूँ मैं, इसको मैं हॉफमान एल्कीन बोलूँगा। तो ये वाली हॉफमान्स एल्कीन। क्लियर बात? तो देखना ज़रा ध्यान से, नॉर्मल है रिएक्शन, पड़ी हुई है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, यहाँ इसकी जगह मैंने एक चीज़ लिखी थी कि आप RO माइनस या ROH काम में ले सकते हो। R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अब अगर R कोई बल्की ग्रुप हो, भाई बल्की का मतलब होता है बेसिकली बड़ा, है ना, चारों तरफ से बहुत बड़ा, कोई बड़ा एल्काइल समूह काम में ले लो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे अगर आपने R की जगह ये एल्काइल समूह काम में ले लिया, क्लियर है, यानी ये एल्काइल समूह कौन सा है भाई, देखना जरा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। 1 2 3 4 कार्बन है और बीच वाले कार्बन यानी 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और पीछे की तरफ हमारे पास आ रहा है CH3C और ये CH3 और ये CH3 और ये OH। ठीक है, तो भाई एक तरीके से अगर आप ये वाला क्षार काम में ले लो, बड़ा क्षार काम में ले लो, है ना, इसकी जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, सोडियम या पोटेशियम लिखा हुआ मिल सकता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है भाई सोडियम ब्यूटोक्साइड। ठीक है, अगर पोटेशियम ले लो तो उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ब्यूटोक्साइड। अगर बल्की क्षार काम में ले लो, ये है भाई अपने पास बल्की क्षार, बल्की क्षार। तो अगर आप क्या करते हो भाई, यहीं पर बल्की क्षार काम में लेते हो तो जो एल्कीन बनती है दोनों बनेगी, है ना। लेकिन इस बार जो मेजर प्रोडक्ट है तो वो कौन सा होगा, हॉफमान एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी ये वाली जो एल्कीन है ये क्या होगी भाई, मेजर प्रोडक्ट होगी। सेजेफ भी बनेगी साथ में, सेजेफ भी बनेगी। ये अपने पास सेजेफ एल्कीन CH और ये CH3, ये वाला जो है वो इस बार क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई हॉफमान एल्कीन, क्यों ऐसा क्या करता है ये जो हॉफमान एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट के रूप में बना के देता है। तो ये चेक करना है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, कंसेप्ट क्या है, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ कि भाई बल्कि क्षार अगर हमने काम में ले लिया या जैसे बड़ा क्षार काम में ले लिया तो हॉफमान क्यों बनता है। इसके लिए देखना पड़ेगा रिएक्शन की मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म पर हमें गौर करना पड़ेगा, मैकेनिज्म पर ध्यान देने जा रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लें और मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, देखिएगा। देखो मैकेनिज्म देखते हैं भाई इस रिएक्शन की। भाई कंपाउंड हमारे पास ये था CH3 CH और ये CH3 CH, यहाँ पर क्या लिया था Br और ये था CH3। क्लियर है। और इसके साथ ही आपने क्या कर रखा है भाई, बल्कि क्षार काम में ले रखा है, CH3 और ये CH3O माइनस, ये क्षार है। ठीक है, ये वाला अल्फा है, ये बीटा है और ये भी क्या है, बीटा है। क्लियर। तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। और यहाँ पर आप कहोगे कि क्यों भाई बीटा से क्यों निकलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीटा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के हैं, ये भी एसिडिक है और ये वाला भी क्या है, एसिडिक है, दोनों के दोनों एसिडिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, सज्जफ एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी। यह वाला निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर प्राप्त होगा। तो अब ये क्या करता है भाई, इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, ये क्षार, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक, कौन से वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो भाई ये जो है वो बाहर वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ये अब इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा। क्यों, तो समझो ध्यान से।
भाई ये वाला हाइड्रोजन देखना जरा, CH3 और ये वाला इतना बड़ा ग्रुप, ये वाला हाइड्रोजन तीन तरफ से घिरा हुआ है, यानी इस हाइड्रोजन पर अधिक त्रिविम बाधा है, त्रिविम बाधा अधिक है, अधिक त्रिविम बाधा है ना। तो त्रिविम बाधा क्या है, ज्यादा है, चारों तरफ से इस हाइड्रोजन को घेर रखा है। तो भाई ये वाला जो क्षार है ना, ये अपनी अप्रोच नहीं लगा पाएगा, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक तो खुद का साइज भी तो बड़ा है, खुद का साइज बड़ा है एक तो, और फिर जो है वो इस पर त्रिविम बाधा ज्यादा है। हाँ, छोटे साइज का कोई क्षार होता वो इस पर आसानी से अटैक कर जाता, खुद का साइज छोटा है ना, तो छोटे साइज का क्षार होता तो वो इस पर आसानी से अटैक कर जाता। बड़े साइज का क्षार है, ये आसानी से यहां तक अटैक नहीं कर पाएगा, आसानी से यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। जबकि बाहर वाला जो हाइड्रोजन है ना, यहां पर त्रिविम बाधा कम है, तो ये यहीं पहुंच पाएगा, और जैसे ही यहां पहुंचेगा तो इसको जल्दी से निकाल पाएगा। हाँ, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निकालना चाहता है, ये चाहता है कि मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूं। क्यों? क्योंकि अंदर वाले हाइड्रोजन के निकलने से जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल बनेगी, लेकिन चाहकर भी नहीं निकाल पाएगा। क्यों? भाई साहब, खुद मोटू राम है, खुद का साइज क्या है, बड़ा है, खुद का साइज बड़ा है, तो नहीं निकाल पाएगा। बाहर वाले हाइड्रोजन को ही अप्रोच लगा पाएगा, अंदर वाले हाइड्रोजन पर अप्रोच नहीं लगा पाएगा। एक तो त्रिविम बाधा ज्यादा है, फिर खुद का भी साइज क्या है, बड़ा है। ये रीजन है कि इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, बाकी संक्रमण अवस्था, बाकी वो सारी चीजें बनेगी, वो नहीं बना रहा हूँ, और संक्रमण अवस्था वगैरह बनेगी तो ये वाला हाइड्रोजन जो है, इसके बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और यहाँ से जो है वो Br क्या हो जाएगा, बाहर। अब ये मत सोचना कि सर एक ही डायरेक्शन से निकाल दिया है, एक्चुअल में विपक्ष विलोपन होती है ना, ये नीचे से अटैक करेगा तो ये ऊपर से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ये समझाने के लिए मैंने बना दिया, चलो फिर भी इसको जो है मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये Br है, ये अपना अल्फा है, तो जैसे ही ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ से Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये काम होता है। त्रिविम बाधा अधिक होने की वजह से ऐसे रिएक्शन चलती है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3 CH और ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और साथ में जो है वो क्या बनेगा, ये वाला भी बनेगा, क्योंकि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि केवल बाहर वाला ही निकले, अंदर वाला बिल्कुल ना निकले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। कि भाई कुछ तो, चलो कुछ तो जुगाड़ लगा के निकाल ही लेगा, 1-2% तो हो ही जाएगा ना। तो भाई इसमें जो है वो ये वाला भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये वाला हॉफमान। इसलिए हॉफमान एल्कीन, बड़े क्षार की उपस्थिति में हॉफमान एल्कीन जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और देखो जरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन कैसे देगा, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, तो क्वेश्चन अगर पता नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है। देखो जरा, भाई एक तो आपको लिख के देगा जैसे C2H5 और एक आपको लिख के दे दिया C2H5OH, यहाँ पर आपको लिख के दे दिया भाई CH3C और CH3 और CH3 और CH3C CH3 CH3OH, ठीक है, ये है ना। और यहाँ हीट कर दी और यहाँ पर भी हीट कर दिया, ठीक है। तो अल्फा बीटा चेक करना है, ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, 3 बीटा कार्बन इसके पास है। लेकिन ये दोनों बीटा कार्बन तो कैसे, एक जैसे, और ये वाला बीटा कार्बन क्या है, अलग है। ये अपने पास बल्कि क्षार नहीं है, नॉर्मल एथोक्साइड है ना, पोटेशियम एथोक्साइड है, ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, ये बल्कि क्षार की उपस्थिति में हॉफमान एल्कीन, 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये वाली एल्कीन बन सकती है और एक ये वाली एल्कीन बन सकती है। तो ऊपर वाले में तो मेजर कौन सा होता है, ये वाला देखो जरा, अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा, 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास अल्फा और ये अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। क्लियर है बात। तो सेज़ेफ एल्कीन है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये मेजर है, ये वाला माइनर होगा। जबकि यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई, हमारे पास ये वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी, हॉफमान एल्कीन, हॉफमान्स एल्कीन। क्लियर है बात। तो भाई ये हमारे पास जो है वो ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, बल्कि क्षार काम में लेते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है भाई, मुख्य उत्पाद बनता है हॉफमान एल्कीन। क्लियर बात। फिर देखो
एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर मुख्य उत्पाद हॉफमान एल्कीन बनेगा। मिटा दो इसको भी, ठीक है ना। हाँ भाई देखो, जो अपने पास इसी में सेकंड रिएक्शन है वो है चतुस्क अमोनियम लवण द्वारा, चतुस्क अमोनियम लवण द्वारा। भाई चतुस्क अमोनियम लवण से हम क्या करेंगे, हॉफमान एल्कीन प्राप्त करेंगे। अब ये चतुस्क अमोनियम लवण क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा, RX अपने पास कंपाउंड है। RX बोले तो क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है। क्या है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है भैया अमोनिया के साथ। किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, अमोनिया के साथ। रिएक्शन जब करवाएंगे, इसको मैं अलग कर सकता हूँ भाई, एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH3, टोटल 3 हाइड्रोजन थे, एक को अलग करके लिख लेता हूँ। ये प्लस आएगा, इस पर जो है वो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा। क्यों, नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणी, यहाँ इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तो एक तरीके से आपको प्लस माइनस वाला काम करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, HX बाहर हो जाएगा, और HX बाहर निकला, ये लो जी HX को बाहर कर दिया। पीछे क्या बचा, RNH2 है ना, एमाइन बचा, 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री अमाइन क्या होता है कि नाइट्रोजन अगर केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। नाइट्रोजन आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। और नाइट्रोजन आजू बाजू 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। तो ये वाला जो है वो अपने पास क्या है, 1 डिग्री अमाइन। ओके, क्लियर है। फिर भाई इसकी रिएक्शन वापस से आपको करवानी है RX के साथ। वापस से रिएक्शन करवाओ RX के साथ। तो वापस से रिएक्शन करवाऊंगा तो एक और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा HX के रूप में, ये लो जी HX। तो अपने पास बनेगा RNHR। क्या बना भाई, 2 डिग्री एमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है आजू बाजू, तो 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। यहाँ देखना जरा, यहाँ आपको जब रिएक्शन करवानी होती है तो लिख के देगा कि ये वाली चीज़ आपको एक्सेस में काम में लेनी है। एक्सेस का मतलब होता है आधिक्य में काम में लेनी है, यानी इन दोनों में सापेक्ष रूप से ये वाला आपको ज़्यादा काम में लेना है। इसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर देखो वापस से इसकी रिएक्शन करवाओ एक बार और RX के साथ, एक बार और रिएक्शन करवाते हैं। तो भाई वापस से इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, एक और हाइड्रोजन अभी इसके पास बाकी है, हाइड्रोजन बाकी। तो यहाँ से एक और HX का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 डिग्री एमाइन किस में बदल जाएगा भैया, 3 डिग्री एमाइन में बदल जाएगा, यानी RN, ये बचेगा क्या, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। फिर भाई वापस से एक बार और रिएक्शन होगी RX के साथ। अब हाइड्रोजन नहीं है इस पर, तो हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा किसको, R को लोन पेयर देगा। जैसे ही R को लोन पेयर देगा, यहाँ से हैलोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अपने पास कंपाउंड बनेगा RNR R और ये R। अब भाई देखो जरा, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर R को यानी कि कार्बन को दे दिया। तो भाई अगर किसी के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो इस पर नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारे पास एक कंपाउंड, यहाँ से X माइनस बाहर होगा तो ये X माइनस एक लवण बनेगा। ये एक लवण है, इसको बोलते हैं चतुस्क अमोनियम लवण। ये है भाई चतुस्क अमोनियम लवण। नाइट्रोजन, चतुस्क वर्ड 4 डिग्री के लिए काम में आया है, नाइट्रोजन जो है वो 4 डिग्री है यहाँ पर। तो चतुस्क अमोनियम लवण क्यों है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 धनायन ऋणायन 2 पार्ट है, लवण है, सॉल्ट है, तो इसको बोलते हैं भाई चतुस्क अमोनियम लवण, चतुस्क अमोनियम लवण। ओके, क्लियर है बात। तो भाई चतुस्क अमोनियम लवण बन गया। अब आपको क्या करना है, चतुस्क अमोनियम लवण की रिएक्शन आगे करनी है भाई AgOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH माइनस और Ag प्लस। ये Ag प्लस और X माइनस AgX बन गया। तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा भाई, RNR R और ये R और ये पॉजिटिव, और पीछे OH माइनस, और यहाँ से AgX जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब इसका अवक्षेप बनता है, नीचे की तरफ अवक्षेपित हो जाएगा, और माइनस का मतलब बाहर हो रहा है। क्लियर है।
ये कंपाउंड बना। सिंपली इस कंपाउंड को आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। जब इस कंपाउंड को हम हीट करेंगे तो भाई हमें मिलेगी हॉफमान एल्कीन। हॉफमान एल्कीन, ये पूरा प्रोसीजर है हॉफमान एल्कीन प्राप्त करने का। क्लियर है बात कि भाई पूरा प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओ 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन बनाओ, फिर 3 डिग्री एमीन, फिर चतुष्क अमोनियम लवण रिएक्शन AgOH के साथ करवाओ, AgOH को गर्म करो, AgOH से जो भी प्रोडक्ट बना है उसको गर्म करो, गर्म करने पर फाइनली आपको हॉफमान एल्कीन बनेगा, मिलेगा। ठीक है ना। अब ये रिएक्शन जो है वो कैसे आपको हॉफमान एल्कीन बनानी है ये तो एग्जाम्पल से ही समझ में आ सकता है। इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल अपन पहले लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ भाई देखो, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, है ना। पहले मैं पूरा एक एग्जाम्पल डिटेल में बताऊंगा, बाद में आपको शॉर्ट में बताएंगे। भाई जैसे ये है अपने पास, ठीक है, ये एक एल्काइल हैलाइड है ना। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ करवानी है। ये लो जी अमोनिया, एक हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, बाहर ले लिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से HCl बाहर हो जाएगा, और जैसे ही HCl बाहर निकला हमारे पास सबसे पहले बनेगा भाई 1 डिग्री एमाइन। ये 1 डिग्री एमाइन। अब रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अगेन अमोनिया के साथ अगेन इसकी रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ C2H5Cl, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ये वाला ऑलरेडी एक्सेस में ले रखा है। यानी जहाँ पर भी रिएक्शन होगी ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पर इसका एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो भाई रिएक्शन वापस से करेगा। हाइड्रोजन बाकी है इस पर, तो एक और हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये लो HCl। आप C2H5 इसको CH3CH2 भी लिख सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो CH3 और ये CH2 और ये NH और ये CH2 और ये CH3। फिर नेक्स्ट वापस से रिएक्शन होगी भाई CH3 CH2 और ये Cl, वापस से एक बार और रिएक्शन होगी तो H, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई HCl बाहर होगा। HCl बाहर होगा तो CH3 CH2N और CH2 CH3 और ये CH2 और ये CH3। ठीक है, ये हो गया। क्लियर बात। अब देखना ज़रा, एक बार और रिएक्शन होगी, एक बार और रिएक्शन करवा देता हूँ C2H5 और ये Cl के साथ। ये पॉजिटिव नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, CH2 CH3 है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अपने पास जो है प्रोडक्ट ये बनेगा, एक चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होगा, जो कि आपको ऐसा दिखेगा CH3 CH2 CH3 और ये CH2 CH3, नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव और साथ में ये Cl माइनस। क्लियर बात। अब देखना, अब आगे रिएक्शन किसके साथ करवानी है, AgOH के साथ रिएक्शन करवानी है, AgOH के साथ Ag प्लस और OH माइनस। तो AgCl यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। AgCl का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, और यहाँ OH जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, Cl की जगह OH, तो CH2 CH3 ये पॉजिटिव और ये OH। क्लियर है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है भाई, इससे हॉफमान एल्कीन प्राप्त करनी है ना। तो हॉफमान एल्कीन कैसे बनेगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले पर्टिकुलर इस एग्जांपल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिनसे एल्कीन बनेगी, ये वाला एल्काइल ग्रुप, ये चारों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, सिमिलर है, चारों समान है एल्काइल समूह। और अगर चारों एल्काइल समूह समान आ गए तो भाई आप कहीं से भी एल्कीन बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनेगी कैसे ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। हाँ, अगर चारों डिफरेंट आए तो उसको कैसे काम में लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखना जरा कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा और ये वाला बीटा। अब ये अल्फा, ये भी बीटा, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, सारे अल्फा बीटा कार्बन कैसे हैं, समान है, सिमिलर है। तो कहीं से भी आपको क्या करना, बीटा से हाइड्रोजन उठाना है। ये वाला बीटा हाइड्रोजन, भाई बीटा हाइड्रोजन कैसा होता है,
एसिडिक होता है ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, देखिएगा ये CH2H है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन अपना कैसा है, एसिडिक है, और OH माइनस का मतलब ये क्या है, क्षार, तो ये क्षार आया यहां से हाइड्रोजन को भगा के ले गया, तो H प्लस और OH माइनस, वाटर बाहर, पानी बाहर निकल गया, तो पहले तो पानी निकाल दो, LOG यहां निकाल दो H2, तो वाटर बाहर, क्लियर। यहां इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जैसे ही इधर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा विद्युतरणीय इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो पीछे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तो हमारे पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, पीछे एक ये वाला भी बनेगा भाई हमारे पास CH3 CH2N और CH2 और ये CH3 और ये CH2 CH3, यानी एक तरीके से 3 डिग्री एमाइन जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब ये वाली जो एल्कीन है, क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन था हमारे पास, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसको तो सेज़ेफ और हॉफमान बोलेंगे नहीं, लेकिन एक से ज्यादा अगर ऑप्शन होते तो वहां हॉफमान एल्कीन जो है वो मेजर बनाते। तो इस तरीके से क्या बनती है भाई, एल्कीन प्राप्त होती है। अभी देखना कि अगर मैं चारों के चारों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लूं, है ना, तो उस केस में आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है, मैं इसकी बात करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। देखो भाई, इसको तो मिटा रहा हूं, हाँ भाई, जैसे भाई डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं, है ना, ये हमारे पास कोई चतुष्क अमोनियम लवण का सॉल्ट दे रखा है, डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं, ठीक है ना, बार बार रिएक्शन करवाएंगे कोई मतलब नहीं होगा। यहां देखना जरा, CH3 CH3 CH3, 3 तो CH3 और एक ये वाला ग्रुप दे रखा है, ठीक है, CH3 CH2 CH और ये CH3, ये ग्रुप दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, इसको गर्म करूंगा, चतुष्क अमोनियम लवण है एक तरीके से, इसको गर्म करेंगे तो एल्कीन प्राप्त होंगे, एल्कीन प्राप्त होगी। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा अल्फा अल्फा, इन 3 पर तो बीटा है नहीं, ऊपर वाले पर बीटा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, OH को अप्रोच लगानी है, OH अपना क्षार है, यहाँ पर बिल्कुल वही फैक्टर त्रिविम बाधा, ये वाला ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो क्या होता है कि OH जो है वो अंदर वाले कार्बन पर अटैक नहीं करवाता है, अंदर वाले हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर पाता है, तो OH जो है वो कहाँ अटैक करेगा, बाहर वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके फरार होगा, और भाई ये वाली एल्कीन प्राप्त होगी, ये एल्कीन प्राप्त होगी, ठीक है, और CH3 और ये N और ये CH3 और ये CH3 ये बाहर, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। हाँ, कुछ मात्रा में ये एल्कीन भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये वाला जो है वो क्या रहेगा, मेजर रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर वाला हाइड्रोजन ही रिलीज होगा, इसलिए ये वाला मेजर रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये कंपाउंड दे दिया, इसको आपको हीट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम काम है, चतुष्क अमोनियम लवण वाला ही है, तो भाई इसको हीट करूंगा तो अल्फा बीटा चेक करिएगा, तो अल्फा और बीटा चेक कर लेता हूँ। भाई ये वाला जो है वो क्या है, अल्फा, अब यहाँ पर तो 2 कार्बन है नहीं, यहाँ से तो बन नहीं सकता कुछ भी, ये बीटा और ये भी क्या है, बीटा। अब ऊपर वाले पर स्टेरिक इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है, नीचे वाले हाइड्रोजन पर OH अटैक करेगा, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड के लेके इलेक्ट्रॉन लेके बाहर,
तो ये एल्कीन बनेगी, और साथ में नाइट्रोजन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 बाहर, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया बाहर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चतुष्क अमोनियम लवण जो होता है ना, उससे भी कौन सी एल्कीन बनती है, हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। एक और तरीका है हॉफमान एल्कीन बनाने का, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, एल्काइल हैलाइड से, है ना, कि भाई अगर बीटा कार्बन पर जो है वो अगर कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित होता है तो भी हॉफमान एल्कीन बनती है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया चतुष्क अमोनियम लवण से हॉफमान एल्कीन बनाने का मेथड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, A2 रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, तो अब बात करेंगे भाई A2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की। भाई पहले हम बात कर रहे हैं ना एल्काइल हैलाइड में E2 रिएक्शन, और एल्काइल हैलाइड में E2 रिएक्शन के तौर पर जो एग्जांपल हमने देखा है उसका नाम क्या है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, अब हमारा जो हेडिंग है वो है A2 अभिक्रिया की दर को, A2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग है। ठीक है, कि भाई A2 रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारकों की उपस्थिति में स्पीड जो है वो बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए RCH2 और ये CH, मान लो यहाँ हैलोजन है और यहाँ कुछ R लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम में लिया था भाई, जैसे कोई क्षार काम में ले लिया NH2-, ये क्षार क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से X क्या होगा, बाहर होगा। तो मैकेनिज्म में ये वाला स्टेप जो है वो मैंने स्लो स्टेप बताया था, बोले तो RDS, और इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ ये क्या बनी, संक्रमण अवस्था। क्लियर है, तो ऐसे संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ, और भाई संक्रमण अवस्था जो है वो आगे, अब अगला स्टेप जो है वो कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है, स्लो स्टेप का बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। तो फाइनली अपने पास क्या बनेगी भाई, एल्कीन बनेगी। ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है भाई, देखो जरा, स्लो स्टेप यानी रेट ओवरऑल रिएक्शन की इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, RDS पर, ये स्टेप अगर तेजी से हो रहा है तो रेट ज़्यादा होगी, ये वाला स्टेप स्लो हो रहा है तो रेट कम हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि भाई स्टेप पे क्या बन रहा है, संक्रमण अवस्था। अगर ये संक्रमण अवस्था स्थायी है, संक्रमण अवस्था अगर स्थायी है, जितनी ज़्यादा स्थायी होगी संक्रमण अवस्था उतनी जल्दी बनेगी, और जल्दी बनेगी तो इसका मतलब ये वाला स्टेप जल्दी से होगा, और ये स्टेप जितनी जल्दी होगा हम बोलेंगे रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, सीधी सी बात। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल ये बोल सकता हूँ कि A2 अभिक्रिया की दर, A2 रिएक्शन की दर, ये समानुपाती होगी किसके, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व, कि भाई अपनी संक्रमण अवस्था जितनी ज़्यादा स्थायी होगी, है ना, हम बोलेंगे E2 रिएक्शन के लिए रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर देखो ज़रा, यहाँ एल्कीन बन रही है ना, एल्कीन के लिए भी हम बोल सकते हैं कि एल्कीन अगर ज़्यादा स्थायी है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी है तो जल्दी बनेगा, और प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है इसका मतलब रिएक्शन तेजी से हो रही है। तो एक और मैं पॉइंट ये भी बोल सकता हूं कि E2 रिएक्शन की दर ये समानुपाती होगी किसके, एल्कीन का स्थायित्व, एल्कीन का स्थायित्व, कि भाई एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी ना, E2 रिएक्शन के लिए रेट भी उतनी ही ज़्यादा ही होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि भाई मेरे पास ये 3-4 कंपाउंड है, जैसे CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये Cl। एक कंपाउंड मैंने आपको ये दे दिया CH3 और ये Cl, एक ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, ये 3 कंपाउंड मैंने आपको दे दिए। ठीक, अब इन तीनों कंपाउंड में आपको पूछ लिया कि कौन सा वाला आसानी से, सबसे आसानी से E2 रिएक्शन देगा, या कौन सा वाला सबसे आसानी से जो है वो विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो भाई देखिएगा, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है ना, तो CH3 और ये C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये वाली एल्कीन बनेगी,
इसमें अगर विलोपन होता तो अल्फा बीटा से आपको HX बाहर करना है, कुल मिला के ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पर एल्कीन बनेगी CH और ये CH2, ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सारी एल्कीन प्राप्त होगी। क्लियर बात। अब देखिएगा ये वाली एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और इसके पास जो वो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एल्कीन का स्थायित्व बहुत अच्छे से सीख रखा है भाई GOC में, तो ये वाली सबसे ज्यादा स्थायी होगी, ये सबसे कम स्थायी होगी। यहाँ ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही है, इसका मतलब ये जल्दी बनेगी, और जल्दी बनेगी तो इसका मतलब इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, ये रेट आएगी। क्लियर बात। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा, इसको मिटा रहा हूं भैया। हाँ भाई देखिएगा, ठीक है भाई, ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इनमें पूछ लिया कि कौन सा वाला सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा, E2 रिएक्शन जो है वो सबसे आसानी से किस में होगी। आप एल्कीन बनाओ अल्फा बीटा से, ये अल्फा ये बीटा ये बीटा, क्योंकि दोनों बीटा कार्बन सेम ही है तो कहीं से भी आप एल्कीन बना सकते हो। तो यहाँ से कौन सी एल्कीन बनी भाई, ये वाली एल्कीन बनी। यहाँ से ये अल्फा और ये बीटा सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए भाई। आप कहोगे कि सर ये वाला बीटा क्यों, ये वाला बीटा क्यों होगा भाई, संयुग्मित तंत्र से जुड़ा हुआ कार्बन भी तो अल्फा होता है ना, संयुग्मित तंत्र से जुड़ा हुआ कार्बन भी तो अल्फा होता है, तो ये वाला अल्फा संयुग्मित तंत्र से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा, और अल्फा के बाजू में बीटा, इसको बीटा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज भी नहीं होगा। क्लियर है बात। तो भाई ये सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हेलोजन, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये एल्कीन बनेगी। यहाँ पर बात करते हैं भाई, ये अल्फा और ये बीटा, नीचे वाले से नहीं निकलेगा हाइड्रोजन, ऊपर वाले से निकलेगा, तो भाई ये एल्कीन बनेगी। अब देखो जरा स्टेबिलिटी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है भाई इन तीनों एल्कीन में से, ये वाली एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, बेंजीन है, एरोमेटिक है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो फिर डबल सिंगल डबल इसमें अनुनाद है, और पहले वाली सबसे कम स्थायी होगी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, सेम ही रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही आएगा भाई, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी जो स्टेबिलिटी का, यानी सेकंड वाला सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी E2 रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी चेक करनी हो तो दो ही काम करोगे, एक तो संक्रमण अवस्था का स्थायित्व, दूसरा एल्कीन का स्थायित्व, ये चेक कर लो, E2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी आ जाएगी, है ना। तो एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा एक और फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर अपने पास, पहला तो आ गया भाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर अपने पास होता है कि भाई लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हटने की समूह की प्रवृत्ति, हटने वाले समूह की प्रवृत्ति, हटने वाले समूह की प्रवृत्ति, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हटने वाला समूह क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। हटने वाला समूह होता है जो अल्फा पर हेलोजन है ना, उसको हटने वाला, जो भी समूह मेन मॉलिक्यूल को छोड़कर बाहर निकलता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जो भी समूह मेन मॉलिक्यूल को छोड़कर बाहर निकलता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है, हेलोजन है। तो ये हेलोजन जितनी जल्दी बाहर निकलेगा रिएक्शन उतनी तेजी से होगी। जैसे Br लगा है, मान लो Cl लगा है ना, आयोडीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, तो जितनी जल्दी हेलोजन बाहर निकलेगा हम बोलेंगे रिएक्शन उतनी ही तेजी से होगी। और हेलोजन के हटने का जो क्रम होता है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये सबसे ज्यादा होती है भाई I माइनस की, ठीक है, फिर होती है Br माइनस की, फिर होती है Cl माइनस की, और फिर होती है F माइनस की। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है। कहने का मतलब आप इसको एग्जांपल समझे, जैसे मान लो मैंने आपको ये कोई कंपाउंड दे दिया, एक में दे दिया भाई फ्लोरीन, है ना, एक में दे दिया क्लोरीन, एक में दे दिया ब्रोमीन, और एक में दे दिया आयोडीन, ठीक है। ये 4 कंपाउंड दे दिए और आपको ये बोल दिया कि यहां पर E2 अभिक्रिया के लिए रेट क्या होगी,
इन चारों में E2 अभिक्रिया के लिए दर का क्या क्रम होगा, कौन सा सबसे आसानी से E2 देगा, कौन सा आसानी से E2 नहीं देगा। तो भाई इस केस में सबसे पहले हम एल्कीन बना के चेक करते हैं। एल्कीन कौन सी बनाएंगे, ज्यादा स्थायी एल्कीन ही बनाएंगे। तो ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, तो यहाँ इस बीटा से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी ये वाली। यहाँ पर भी एल्कीन सेम ही बनेगी ये वाली, यहाँ पर भी सेम एल्कीन बनेगी ये लो, और यहाँ पर भी एल्कीन सेम, यानी एल्कीन सब में समान बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी से चेक कर ही नहीं पाएंगे। तो किससे चेक करें, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से चेक करें। भाई ये देखा गया है कि जब भी क्षार इन पर अटैक करेगा, हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन जब करवाते हैं तो साथ में कोई क्षार काम में लेते हैं। तो जब भी इन पर कोई ना कोई क्षार अटैक करेगा ना, तो ये देखा गया I- बहुत जल्दी से हट जाता है। इसके हटने की समूह की प्रवृत्ति, इसके हटने की प्रवृत्ति अच्छी है, जल्दी हट जाएगा, जल्दी हट जाएगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। तो यहां पर जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा भाई, ये हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। कहने का मतलब है अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड ऐसे दे दे जिनमें समान प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो रही है, वहां क्या चेक करेंगे, वहां लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे। ओके बात, ठीक, डन। तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, तीसरा और आखिरी पॉइंट, ठीक है ना, E2 रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिएगा, थर्ड पॉइंट अपने पास है जिसको समस्थानिक प्रभाव बोला जाता है। भाई ये क्या होता है समस्थानिक प्रभाव, हाँ ध्यान से देखिएगा। एक तो कंपाउंड है भाई अपने पास ये CH3 CH2 और ये X। एक कंपाउंड मेरे पास है H की जगह मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया CD3 CD2 और ये X, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक मैंने काम में ले लिया। अब भाई इनमें एल्कीन भी मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दो, बात तो एक ही है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्कीन यहां पर भी, यहां अगर एल्कीन बनाऊंगा तो हटने वाला समूह भी X, हटने वाला समूह भी X। एल्कीन जो बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी CD2 डबल बॉन्ड CD2, ठीक है। तो एल्कीन भी लगभग एक जैसी ही बन रही है, बस हाइड्रोजन की जगह क्या है ड्यूटेरियम, हटने वाला समूह भी समान है। अलग क्या है, समस्थानिक अलग है। एक में हाइड्रोजन का समस्थानिक आपने ड्यूटेरियम ले रखा है। चेक करते हैं कौन से वाले की रेट कम होगी, कौन से वाले की रेट ज्यादा होगी। भाई ध्यान से एक बार मैकेनिज्म पर गौर करिएगा, है ना। CH2 और ये CH2, ये X, ये हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या आया, बेस आया, NH2 माइनस हमने लिया था, NH2 माइनस इस पर अटैक किया और भाई यहाँ से हाइड्रोजन को भगा के ले गया। और ये वाला स्टेप क्या था, RDS स्लो स्टेप था। ये स्टेप जितनी जल्दी से होगा, तेजी से होगा, रिएक्शन उतनी तेजी से भागेगी आगे। तो हमारे पास पहले संक्रमण अवस्था बनी, ये H, ये लो जी संक्रमण अवस्था मैंने बना दी। और फिर अगला स्टेप जो है वो क्या था, फास्ट स्टेप था। तो यहाँ पर जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन होती है, ये मैकेनिज्म है। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, जितनी तेजी से आगे जाएगा रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। क्लियर है, यानी ये हाइड्रोजन जितनी, ये हटने वाला बीटा वाला, वही हटने वाले समूह की प्रवृत्ति जैसा ही सब कुछ है। ये हाइड्रोजन अगर आसानी से हट रहा है, बीटा वाला हाइड्रोजन, तो रिएक्शन जल्दी होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये स्टेप जल्दी आगे जाएगा तो रिएक्शन जल्दी होगी। हाइड्रोजन अगर आसानी से नहीं हट रहा है तो रिएक्शन धीरे होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, देखना जरा ध्यान से कि भाई E2 अभिक्रिया में, E2 रिएक्शन में, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन का विलोपन RDS पद में होता है। बोलो सही है या गलत है, सही है, पद में होता है। अतः यह हाइड्रोजन जितनी जल्दी हटेगा, जितनी जल्दी हटेगा, रिएक्शन अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो भाई, ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है ना, कि भाई ये हाइड्रोजन जितनी जल्दी हटेगा रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखना जरा कि बंध सामर्थ्य की बात मैं अगर करूं तो भाई ये चीज पहले भी मैंने डिस्कस करी आपसे कि कार्बन ड्यूटेरियम बंध जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बंध से मजबूत होता है। याद करो, धीमा अतिसंयुग्मन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, ठीक है। तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी एक तो यहां से हाइड्रोजन निकले,
एक यहीं इसी कार्बन से ड्यूटेरियम निकले, तो ड्यूटेरियम आसानी से नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ड्यूटेरियम आसानी से निकलेगा नहीं। और अगर ड्यूटेरियम आसानी से नहीं निकल पा रहा है, यहां से ड्यूटेरियम अगर आसानी से नहीं निकल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ड्यूटेरियम का निकलना अगर स्लो हो गया, धीरे निकल रहा है, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा चूंकि कार्बन ड्यूटेरियम बंध सामर्थ्य कार्बन हाइड्रोजन से अधिक होती है, अधिक होती है, अतः ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की बजाय, हाइड्रोजन की अपेक्षा आसानी से नहीं हटेगा, आसानी से नहीं हटेगा, यानी धीमे हटेगा, नहीं हटेगा, ठीक है। और आसानी से नहीं हटेगा तो रिएक्शन की रेट, अतः अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक, इसे समस्थानिक प्रभाव बोलते हैं। ये लाइन आप आगे ऐड कर लेना। तो यहाँ पर दर का अगर मैं क्रम देखूं तो इसकी दर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइड्रोजन वाले की दर ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आसानी से हटेगा, इसको समस्थानिक प्रभाव बोलते हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है, E2 अभिक्रिया समस्थानिक प्रभाव प्रदर्शित करती है, E2 अभिक्रिया में समस्थानिक प्रभाव प्रदर्शित होता है कि नहीं होता है, कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ से दे सकता है। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई ये कुछ फैक्टर्स हैं जो E2 अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कल क्या पढ़ने वाले हैं हम, कल की क्लास में हम एल्कोहल में E2, अब तक क्या पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड में यानी RX में अब तक हम E2 अभिक्रिया पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़ेंगे, ROH में E2 अभिक्रिया, यानी एल्कोहल में E2 अभिक्रिया पढ़ेंगे, और E2 पढ़ने के बाद E1 पढ़ेंगे एल्कोहल में। क्लियर बात। तो भाई ये सारी चीजें हम, बाकी क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको कल की ही क्लास में टिक करवाऊंगा, आज टिक नहीं करवाऊंगा। कल E1 रिएक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा हमें छोटा सा टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास का टॉपिक पढ़ना हमें पड़ेगा पहले, E1 पढ़ने से पहले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट आ जाए आज की या इससे पहले की किसी भी क्लास में, आप मेरे को भेजें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में मॉड्यूल के आपको नेक्स्ट क्लास में टिक करवाऊंगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।